हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। तो चलिए आज का किस्सा और कहानी शुरू करते हैं। और आज की कहानी से हम लोग अपने सिलेबस के रुख की तरफ बढ़ चुके हैं, जहाँ पर अगली कहानी आती है। और अगली कहानी कहती है कि आप लोग करके बताइए यहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट की शुरुआत। तो जी हाँ, बिल्कुल ये हमारे सिलेबस के अंदर का पार्ट है, और जो कि हमारे पास क्लास 12th कंप्यूटर साइंस के अंदर आता है। और यही पोर्शन क्लास 11th इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के अंदर भी है। और इस पोर्शन का लेना देना बिल्कुल क्लास 12th इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस से भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन जिसको हम लोग आज शुरू कर चुके हैं। आप अपने सिलेबस से इसको बिल्कुल चेक करना, और लाइन बाय लाइन है जो चेक करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें वहीं से उठाई हैं आपके सिलेबस से, और आपके सिलेबस का ही स्क्रीनशॉट है, कहने का मतलब है। तो हम लोग आज शुरू हो चुके हैं हमारे डेटाबेस कंसेप्ट से यहाँ पर। तो आज हम लोग यहाँ पर एक पोर्शन करने वाले हैं जिसका नाम है कि डेटाबेस क्या है। डेटाबेस क्या है ये तो हम खैर कल वाली क्लास में देखेंगे। आज हम डेटाबेस क्या है यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो मतलब मैं आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका मतलब समझाने वाली हूँ। आपको ये बताने वाली हूँ कि फाइल्स के अंदर हमने डेटा को रखना शुरू क्यों किया, और क्या ड्रॉबैक्स थे, और क्या ज़रूरत पड़ी, मतलब एक तरीके से नीड क्या पड़ी हमें डेटाबेस की। तो यहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं। तो यानी कि ये हिस्सा आज की क्लास में होगा, और अगले हिस्से में हम लोग अगली बातें हैं जो करेंगे। बेसिकली हम इस सीरीज़ में आपकी यूनिट जिसमें डेटाबेस और एसक्यूएल है इसको शुरू करने वाले हैं। तो चलिए, जब भी मैं किसी भी टॉपिक, किसी भी चैप्टर की शुरुआत करती हूँ तो मैं हमेशा उसके नाम के साथ में करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जब आपको नाम समझ में आ गया ना तो चीज़ समझ में आ गई। तो देखिए, हमारा चैप्टर कहता है डेटा, हमने कहा ठीक है। कहता है डेटाबेस, डेटा से बना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि डेटा क्या है। अब उस डेटा को आप डेटाबेस के अंदर रखोगे और उसको मैनेज करोगे किसी लैंग्वेज का यूज़ करके, है ना, किसी सिस्टम का यूज़ करके। तो बस यही हमारी परिभाषा है, इसके इर्द गिर्द ही हमें जो है घूमना है, ठीक है। पहले जाना है डेटा, फिर डेटाबेस, क्योंकि उस डेटाबेस में हमारे डेटा को पुट किया जाएगा, रखा जाएगा, और फिर उसको डेटा को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम जिसको हम फॉलो करने वाले हैं, यानी कि हमारी लैंग्वेज जिसको हम सीखेंगे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो ये पूरी कहानी आपकी रहने वाली है इस पूरी सीरीज़ के दौरान। तो चलिए, अब शब्द जो पहला मैंने कहा कि डेटा क्या है। डेटा, सो डेटा की बारी आती है कि डेटा क्या 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 है। तो देखिए, डेटा कोई भी मेज़रमेंट हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, कोई ऑब्जर्वेशन हो सकता है, कोई फिगर हो सकता है, कोई फैक्ट हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी है जो डेटा हो सकता है, ठीक है। अब डेटा ऐसा है कि अगर आपकी बात करें तो आपसे रिलेटेड आपका नाम, आपके मम्मी का नाम, पापा का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी स्कूल की टाइमिंग, आपका जो है 10th क्लास में आपके कितने परसेंटेज आए, आपके सब्जेक्ट हो गया, है ना, एंड आपका जो है स्कूल में एडमिशन की डेट हो गई, आपका आधार नंबर हो गया। ये सारी चीज़ें क्या हैं आपसे रिलेटेड, आपका फ़ोन नंबर, एज, है ना, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी क्या है आपसे रिलेटेड आपका डेटा है। अगर हम यहाँ पर किसी और की बात कर लें, जैसे कि मान लीजिए मैं एसी की बात कर लेती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसका प्राइस क्या होगा, है ना, एंड इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं कि जो इसके ऊपर टेम्परेचर लिखा हुआ है ना, इसका प्राइस हो गया। ये सारी चीज़ें क्या हैं, इससे रिलेटेड इसका डेटा हो गया, है ना। मान लीजिए मैं लाइट की बात कर लेती हूँ, सो इसका कलर हो गया, इसका प्राइस हो गया, कंपनी का नाम हो गया, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें क्या है, इससे रिलेटेड डेटा है। तो ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमन की ही प्रोस्पेक्टिव से हम बात कर रहे हैं, उसके डेटा के प्रोस्पेक्टिव से नहीं। सो डेटा किसी का भी, तो अगर हम आज की डेट में बात कर रहे हैं तो डेटा इज़ डेटा, मतलब डेटा इज़ कितना बड़ी चीज़ हो गई, किंग हो गया डेटा, है ना। तो अब इन इतने सारे डेटा को हम मैनेज कहाँ पर करके रखें, इतने सारे डेटा को हम मैनेज कहाँ पर करें, क्योंकि हमें मैनेज करना है। अगर हम बात करें डेटा की, तो कुछ डेटा स्ट्रक्चर्ड है जो कि एक टेबल में सजा करके रखा हुआ है, मतलब एक टेबल के अंदर एक स्ट्रक्चर्ड, एक प्रॉपर तरीके से पड़ा है। लेकिन बहुत सारा ऐसा डेटा भी है जो अनस्ट्रक्चर्ड है ना। बात करेंगे हम लोग न्यूज़पेपर की, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा उसके अंदर आ गया, है ना। तो अब इतने सारे डेटा को हमें कहीं ना कहीं मैनेज करके रखना होगा, कहीं ना कहीं हमें उसे संभाल करके रखना होगा, ताकि हम फ्यूचर में उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी काम है, वो हम बिल्कुल कर पाएँ। अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि क्या है डेटा, है ना। तो ज्योग्राफिकल हो गया, कल्चरल हो गया, साइंटिफिक हो गया। तो ये सारे आपको यहाँ पर टाइप्स ऑफ डेटा बता रखे हैं। आसान भाषा में मैंने आपको चीज़ें समझा दी। अब देखिए क्या चीज़ है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि डेटा आपको समझ में आ गया। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए हम एक स्कूल की शुरुआत करते हैं,
एक स्कूल खोलते हैं, या फिर आप अपने ही स्कूल का कोई एक एग्जाम्पल ले लीजिए, है ना, तो वहाँ पर अटेंडेंस रजिस्टर होता है, कितने नाम्स लिखे होते हैं बच्चों के, है ना, तो उनका जो अटेंडेंस की एब्सेंट है तो ए लिखेंगे, प्रेजेंट है तो पी लिखेंगे, संडे हो गया, कोई बीच में हॉलीडे आ गया, तो हम किस तरीके से अपने रजिस्टर को, अटेंडेंस रजिस्टर को मेंटेन करके रखते हैं, है ना। यहाँ पर एक एग्जाम्पल इसका जो है लेते हैं। देखिए क्या है कि अब मुझे डेटा को कहीं ना कहीं संभाल करके रखना पड़ेगा। ऐसा है कि तुम स्कूल आते हो तो मुझे पता होना चाहिए कि तुम प्रेजेंट हो कि एब्सेंट हो, है ना, कल को मुझे उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि भाई आपके मार्क्स भी कहीं रखने हैं, आपकी फ़ीस दी कि नहीं दी है उसके लिए भी मुझे रजिस्टर मेंटेन करना है, आपके लाइब्रेरी से कोई बुक ली तो उसको वापस किया कि नहीं किया है, आपकी कितनी फ़ीस है जो पेंडिंग है, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, आपके पिछले साल में कितने मार्क्स आए थे, उस कितना सारा डेटा है। यहाँ सिर्फ हम एक अटेंडेंस रजिस्टर का रिकॉर्ड है जो लेकर के चल रहे हैं। तो अब ऐसा है कि किसी भी स्कूल का आप एग्जाम्पल ले लो तो वहाँ ये टीचर को चीज़ें मेंटेन करके रखनी होती है। तो अमूमन हमने देखा होगा कि हम फाइल लेते हैं उसमें हाथ से ही अपने डेटा को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या चीज़ होती है कि मान लीजिए हम एक साल की बात कर लेते हैं 2001 की, तो अब एक क्लास मतलब 5 तक स्कूल था, 1 2 3 4 और 5 क्लासेस हैं। अब उसमें एक अटेंडेंस रजिस्टर हो गया और 2 अलग अलग रजिस्टर और हो गए, तो एक क्लास के लिए हमें 3 रजिस्टर्स की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। एक क्लास के लिए 3 रजिस्टर की ज़रूरत पड़ रही है और मान लो 30 बच्चे हैं क्लास में, ठीक है। तो अब ऐसा है कि अगर हम 2001 से आगे बढ़ते बढ़ते आएँ तो स्कूल भी के अंदर क्लासेस बढ़ेंगी, बच्चे बढ़ेंगे, है ना, संख्या बढ़ेगी, रजिस्टर बढ़ेंगे। तो अगर हमने मैनुअली जाकर के ऐसे रजिस्टर को मेंटेन करा होता किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो मार्क्स होते या कुछ भी होते, तो इसमें कितने सारे ड्रॉबैक्स हैं कि मुझे मेरी जो फाइलें हैं वो साल भर साल है जो बढ़ती जाती, है ना, कितनी सारी ड्रॉबैक्स इसके अंदर आती अगर हम देखें तो हमारी जो फाइल है हमने जिसमें मैनुअली डेटा रखा है, अब मुझे 2-4 साल बाद क्या कराना पड़ता, 2 कमरे बनवाने पड़ते इन फाइलों को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि कोई भी कभी भी बच्चा आकर के पूछ सकता है कि भाई मेरे इस साल की मार्कशीट है जो दिखा दो, है ना, या फिर जो है आपको ही ज़रूरत है किसी XYZ रीज़न के लिए पड़ सकती है अपने पुराने रिकॉर्ड्स को खगोलने की। अब ऐसा है कि अगर मैंने उनको एक कमरे में रखा तो मान लीजिए किसी साल बारिश आ गई, उसमें पानी वानी पड़ गया, चूहे खा गए, है ना, तो ऐसा हो सकता है कि भाई आपका जो पुराना डेटा है ना वो किसी तरीके से चोरी हो सकता है, लॉस्ट हो सकता है, कहने का मतलब है। तो अब हमने सॉल्यूशन निकाला कि भाई इतना जो डेटा है हमारा, अब उस डेटा को हमें कहीं ना कहीं मेंटेन करके रखना होगा। जैसे अटेंडेंस रजिस्टर का हमने एग्जांपल ले लिया, अब आपकी अटेंडेंस लेना ज़रूरी है, इस डेटा को मेंटेन करके रखना ज़रूरी है, तो हमने उसके लिए एक रजिस्टर मैनुअली बना दिया, A फॉर एब्सेंट, P फॉर प्रेजेंट, और उसमें हमने भरना स्टार्ट कर दिया। अब ऐसा है कि इसमें ड्रॉबैक्स भी बहुत सारे हैं जो मैंने आपको बता दी, है ना। इसमें स्पेसिफिकली क्या हो सकता है, किसी बच्चे का नाम गलत हो सकता है, कभी वो प्रेजेंट था तो अब मुझे उसको एब्सेंट लिखना पड़ सकता है क्योंकि मैंने गलती से लिख दिया, है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब है जैसे इस पर ले लेते हैं A और L लिखा हुआ है ना, A से समझ में आता है एब्सेंट, L से समझ में आता है लीव, तो इसमें कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा, तो यहाँ पर भी एक मिस्टेक हो गई। तो ऐसे में आप गलती कर सकते हो, तो आपको बार बार ओवरराइट करना पड़ेगा, तो फिर इसकी इंपॉर्टेंस खत्म सी हो जाएगी इस रजिस्टर की, है ना। तो ऐसा है कि हम इंसान हैं, हम गलती कर सकते हैं, ऑफ कोर्स हो सकती है हमसे ऐसी गलती कि हम जो है कहने का मतलब है कि अगर हमने रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन करके रखे हैं तो कभी किसी का नाम ऊपर नीचे हो गया, कभी कोई बच्चा बाद में एडमिशन लिया, तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर का फ़र्क है जो पड़ सकता है। अब ऐसा है कि ये तो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड था, अगर मुझे ऐसी बहुत सारी क्लासेस के एग्जाम्पल ले लिए, उनके मार्क्स हो गए, सारी चीज़ें हो गई ना, तो अब इतने सारे रजिस्टर्स को मेंटेन करके रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो गया, है ना। अगर हम बात करें तो अगर हमने डेटा को कहीं ना कहीं संभाल करके रखा है, लेकिन अब उसके साथ में डील करना लॉन्ग टाइम तक बड़ा ही टफ हो गया। अब ऐसा है कि इंसान को जब आवश्यकता होती है तो आविष्कार होते हैं, तो यानी कि अब उसने सोचा कि हम अपने डेटा को कंप्यूटराइज कर देते हैं, डिजिटलाइज कर देते हैं। तो आपने क्या किया, कंप्यूटर्स के अंदर अपनी फाइल्स को बनाना स्टार्ट कर दिया, मतलब फोल्डर्स के अंदर फाइलों पर अपने अपने डेटा को रखना स्टार्ट कर दिया। फाइल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई एक्सेल फाइल हो गई, कोई CSV फाइल हो गई, ऐसी फाइलों में अपने अपने डेटा को रखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब ऐसा है कि फाइल सिस्टम की शुरुआत होती है, तो फाइल सिस्टम, अ फाइल कैन बी अंडरस्टूड एज ए कंटेनर टू स्टोर द डेटा इन अ कंप्यूटर, इट्स ऑल्सो लाइक अ कंटेनर, टिफिन की तरह। तो हमने क्या किया, फाइल्स के अंदर डेटा को डालना स्टार्ट कर दिया कंप्यूटर के अंदर। एक्सेल हो गया हमारी, अगर आपने देखा होगा तो एक्सेल के अंदर आपके टीचर्स अमूमन आप लोगों के जो है रिकॉर्ड्स वगैरह उनको मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो फाइल कैन बी स्टोर्ड ऑन द स्टोरेज डिवाइस ऑन अ कंप्यूटर, बिल्कुल हमने अलग अलग फोल्डर बना करके रख लिए क्लास वाइज और उनमें डेटा को पुट करना स्टार्ट
कन्वर्ट कर दिया। कंटेंट्स ऑफ अ फाइल कैन बी टेक्स्ट, बिल्कुल टेक्स्ट फाइल हो गई आपकी, इसकी सेपरेटेड कॉमा हो गई, है ना। तो यस, हमने अलग अलग फाइलें ली और मतलब इनका एक्सटेंशन से आप इनको समझ सकते हो कि अगर किसी की एक्सटेंशन मान लो जेपीजी है तो वो एक फ़ोटो की बात हो रही है ना। तो एक्सटेंशन इनका अलग अलग है जो इनको डिफरेंशिएट कर रहा है एंड उसमें हमारा डेटा है जो पड़ा हुआ है। तो कहता है कि फाइल स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली एंड सर्च फॉर डिज़ायर्ड डेटा। अगर हम एक MS एक्सेल का एग्जांपल लें तो वहाँ पर काफ़ी हद तक हमारे लिए चीज़ें हैं जो ईजी हो जाती हैं। अगर हम मैनुअली, अगर मेरे पास कोई फाइल है और उसमें मैं लिख रही हूँ डेटा को, और बजाय उसके कि अगर मैं MS एक्सेल के अंदर यही काम कर रही हूँ, तो मेरे लिए एक्सेल में एडिटिंग करना और ये सारी चीज़ें ईजी हो गया ना। कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे का नाम गलती से गलत लिख गया, ए की जगह पी लिख दिया, है ना, अटेंडेंस की जगह मैंने एब्सेंट की जगह उसको प्रेजेंट बना दिया, तो मुझे अब गलत मैंने अगर किया है तो मैं उसको सही कर सकती हूँ, है ना। तो ये चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल ईजी हो गई। लेकिन ये चीज़ें ईजी तो हुई, लेकिन अगर हम इनको मतलब 30-40 बच्चों के रिकॉर्ड तक देखें तो ये ठीक है। लेकिन अगर 30-40 के बाद में मैं ज़ीरोज़ को बढ़ाने लग जाऊँ, मतलब इतना अमाउंट डेटा है, तब तो हम इन MS एक्सेल या CSV के साथ में काम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें और उपाय हैं जो सोचने पड़ेंगे। तो ऐसी बात है कि भाई आपने सॉल्यूशन ढूंढा, लेकिन उन फाइल्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें थी या है कि जो कह लो कि एक तरीके से आप जैसे कि अगर हम कहें कि डेटा का बार बार रिपीट होना, ठीक है, डेटा की डुप्लीकेसी हो जाना, तो ये चीज़ें ड्रॉबैक्स के अंदर आने लगें। तो मतलब आपने एक सॉल्यूशन ढूंढा डेटा को डिजिटलाइज करने का, अपने MS एक्सेल इन सारी फाइलों में अपने डेटा को रखना शुरू किया। लेकिन वही है ना, अब इतने सारे बच्चे होंगे तो आपके पास में इतने सारे फाइल एंड फोल्डर आप रखोगे, है ना। हर क्लास के अगर आप कहोगे तो अटेंडेंस के लिए आपको अगर 1 से 12 की बात करें तो 12 आपकी शीट हो जाएंगी, है ना। तो आप फोल्डर में रखोगे अटेंडेंस वाले, तो एक टाइम आएगा कि भाई इतना सारा रिकॉर्ड जो आपने मेंटेन किया हम खुद ही भूल जाएंगे कि हमने कौन सी फाइल में क्या डेटा। अगर मान लीजिए मेरी काफ़ी सारी फाइलें हैं कि एक अटेंडेंस की फ़ाइल है, एक लाइब्रेरी की फ़ाइल है, और एक कोई फीस की फ़ाइल है, और एक मार्क्स की फ़ाइल है। अब इनका आपस में तो कोई रिलेशन नहीं है ना किसी का भी। तो अगर किसी बच्चे ने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर चेंज करा लिया, तो अब ज़रूरी है कि उसको सारी फाइलों में जा कर के चेंज करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स अपने आप से तो चेंज होगा नहीं कि आप एक फाइल में कर दो तो सब फाइलों के अंदर चेंज हो जाएगा। उस पर्टिकुलर में हो गया चेंज, बट इतने सारे डेटा में कैसे चेंज करोगे। तो ऐसे में आपको दिक्कत आई कि नहीं आई, मतलब डेटा रिडंडेंसी यानी कि डुप्लीकेसी डेटा की हो गई कि जैसे अब मुझे डेट है तो बार बार फिल करनी पड़ रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक बच्चे का नाम 2 बार भी लिख दूंगी तो यहाँ कोई चेक करने वाला तो नहीं है कि मतलब मुझे आगे से एरर आएगी कि भाई तुमने ये रिकॉर्ड पहले भी एंटर कर दिया है, अब दोबारा मत करो। तो डेटा की डुप्लीकेसी हो गई, है ना, होगी, यस। फिर कहता है कि डेटा इनकंसिस्टेंसी डेटा जो है हमारा वो है डुप्लीकेशन, खैर मुझे ऊपर लिखना चाहिए था, बट अगर इसकी बात करें तो कहता है कि इनकंसिस्टेंसी, जैसे इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, ये वाला, ये इनकंसिस्टेंसी का ही एग्जांपल है कि जैसे मान लीजिए एक बच्चे ने फ़ोन नंबर चेंज कराया, है ना, तो उसने कहा कि भाई इस फाइल के अंदर अपना नाम फ़ोन नंबर चेंज कर दिया। अब उसको मैनुअली जा करके हर कहीं चेंज करने की ज़रूरत है जो पड़ेगी, है ना। मान लीजिए किसी बच्चे ने अपना नाम चेंज कर दिया, है ना, उसका नाम पहले मान लो राम था, अब राम से उसका नाम श्याम हो गया, ठीक है। तो अब उसने एक फाइल में कर दिया, लेकिन बाकी फाइलों में अभी भी राम है जो पड़ा हुआ है, फ़ोन नंबर चेंज हो गया, है ना। तो मान लीजिए एक बच्चा है जो स्कूल छोड़ के चला गया, अब उसका रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो गया, बाकी फाइलों में कौन करेगा जा करके, है ना। तो इस तरीके से कह लो कि भाई आपके डेटा की इनकंसिस्टेंसी है जो यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। खैर डुप्लीकेशन आपको यहाँ लिखना चाहिए था। बाकी बात करते हैं आइसोलेशन की। तो आइसोलेशन का मतलब है कि आपका जो डेटा है ना वो उसका लिंक नहीं है ना एक दूसरे के साथ में, मैप नहीं हो रखा कि एक फाइल यहाँ है जिसमें कि आपके मार्क्स हैं, दूसरी फाइल यहाँ पर है जिसमें कि आपके जो है कह लो अटेंडेंस है, और तीसरी फाइल आपकी यहाँ जिसमें लाइब्रेरी है, और चौथी फाइल है कोई आपकी एडमिन की है ना। तो अब इन फाइलों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लिंक नहीं है ना। तो जो डेटा पड़ा है वो आइसोलेट ही है, तो उसका कोई मैपिंग नहीं हो रही है कि अगर मैं यहाँ से फैच करूँ तो ये भी डेटा मेरा साथ में फैच हो जाए, मुझे एक ही से पता चल जाए कि उस बच्चे ने लाइब्रेरी की बुक्स रिटर्न की है कि नहीं की है। तो आइसोलेट है आपका डेटा, एक फाइल में पड़ा है, उसका लिंक मैप किसी और दूसरी फाइल से नहीं है। डेटा की इंटीग्रिटी बिल्कुल डिफ़िकल्ट है उसको मेंटेन करना, उसकी एक्यूरेसी को,
कहने का मतलब है, जैसे ये एग्जाम्पल ले लिया राम का, है ना, तो अब उसने अपना नाम चेंज करा के श्याम रख लिया। एक फाइल में राम है, बाकियों में श्याम है, तो कैसे पता चलेगा कौन सा सही है और कौन सा गलत है? कुछ फाइलों में बच्चे ने अपना फ़ोन नंबर चेंज करा दिया, कुछ के अंदर नहीं हो रखा, तब सही और गलत का कैसे पता चलेगा कि विच वन इज़ एक्यूरेट, कौन से वाला सही है या कौन से वाला गलत है? तो नहीं पता चलेगा। तो यानी कि दिक्कतें आ गई। तो वही चीज़ है ना, जब आपको डेटा को मेंटेन करना पड़ा तो आपने मैनुअली जा कर के फाइलों में डेटा रखना स्टार्ट कर दिया, है ना, जो हाथ से बनती फाइलें। फिर आपको दिक्कत आई कि भाई इनमें तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो भी फाइलें आपने रखी हैं वो कहीं कट गई, फट गई, या फिर वही पर्टिकुलर रिकॉर्ड को चूहे खा गए, है ना। तो कहने का मतलब है कि उसमें आपको दिक्कतें आ रही थी, तो आपने सोचा कि चलो डिजिटलाइज कर देते हैं डेटा को, कंप्यूटर के अंदर डेटा को MS एक्सेल और इन सारी फाइलों में रखना स्टार्ट करेंगे। छोटे लेवल तक ठीक है, जब आप छोटे मोटे रिकॉर्ड्स को हैंडल कर रहे हो, बट अगर आपको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ में काम करना है ना, तो ये फाइलें भी फेल हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी दिक्कतें ऑफ कोर्स आपको आने लगेंगी, एक टाइम पर आकर के लॉस्ट हो जाएंगे। अभी तो आप मान लीजिए काम कर रहे हो, लेकिन बहुत सारा रिकॉर्ड जब आपको हैंडल, मान लो फेसबुक का है, MS एक्सेल की फाइलों में आप कर लोगे उसको मैनेज? नहीं ना। आप मान लो आपने कर भी लिया, आप जॉब छोड़ के चले गए, कोई दूसरा बंदा आ गया, अब उसकी तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी ना उस चीज़ समझते समझते उसको, है ना। तो हम ऐसे नहीं कर सकते। तो जब हमारे पास में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आ गया ना, तो हम MS एक्सेल या इन फाइलों के अंदर डेटा सर्वाइव नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। खैर, इसकी बात करते हैं सिक्योरिटी की प्रॉब्लम। अब MS एक्सेल की फाइल है या कोई CSV फाइल है, ओपन किया, जस्ट देखा आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस, सिक्योरिटी की दिक्कत है कि नहीं? बिल्कुल है। अगर मैनुअली हाथ से भी लिखी हुई फाइल होती तो उसमें भी खाली खोल करके रजिस्टर में से फ़ोन नंबर देखना है ना। तो सिक्योरिटी की दिक्कत है। आप अपने मार्क्स नहीं बताना चाहते किसी को, लेकिन अब क्या है, आप उसको ओपन करोगे एंड आप देख सकते हो मार्क्स। डिफ़िकल्ट है एक्सेस करना, बिल्कुल। डेटा को एक्सेस करने के लिए आपके पास में कोई ऐसे फ़िल्टर फंक्शन नहीं है कि आप जो है जो जैसे प्रोग्रामिंग के अंदर है, या जैसे हम हमारे डेटाबेस SQL के साथ में करते हैं, MySQL वगैरह के साथ में, तो ऐसे आपको कोई डायरेक्ट फंक्शंस नहीं प्रोवाइड कर रखे उन सॉफ्टवेयर्स ने कि आप ऐसे अपने डेटा को फ़िल्टर कर सकते हो या ऐसे आप एक्सेस कर सकते हो, है ना। तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं यहाँ पर। तो बहुत सारी ड्रॉबैक्स थी आपके पास में जब आप फाइल्स के साथ में काम कर रहे थे। तो मैं कह रही हूँ ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो जब इंसान को एक आवश्यकता क्रिएट होती है, तभी आविष्कार भी हैं जो पनपते हैं। तो जब आपको पता चलता है कि भाई इसमें भी आपका डेटा नहीं, क्योंकि डेटा का एक अमाउंट कह सकते हो ना, बहुत, अगर हम पुराने टाइम से 20 सालों के बीच में देखें और अभी तक देखें, तो डेटा बहुत सारा है जो आ चुका है। मतलब अगर हम कहें कि अगर 10 साल या 20 साल पहले की बात करते, तो तब इतना डेटा नहीं था यूज़ हो रहा, लेकिन धीरे धीरे अगर हम कहें तो अभी तो क्रांति सी हो गई, रेवोल्यूशन हो गया। अभी डेटा साइंस की बात हो रही है ना। तो साइंटिस्ट बन रहे हैं डेटा को हैंडल करने के लिए। इतनी बड़ी बड़ी पैंडास जैसी लाइब्रेरीज़ हैं जिनका निर्माण हो रहा है और डेटा को हैंडल करने के लिए, है ना। तो डेटा जो साइंटिस्ट हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, उनकी सैलरी की अगर आप बात करोगे तो जो है नंबर्स काउंट में ही नहीं आ रहे हैं। तो अगर कहने का यहाँ पर एक सॉल्यूशन निकाला जाए, तो सॉल्यूशन ये है कि भाई इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को आपको कहीं ना कहीं हैंडल करके रखना होगा, संभाल करके रखना होगा। एक एग्जांपल अगर आप यहाँ पर लिखते हुए जाएं कि जैसे आप CBSE के या फिर जो KVS के फॉर्म आए हैं, है ना, ठीक है, या फिर आपके CBSE का डेटा है, आपने 12th क्लास के पेपर देने हैं या KVS का भी एग्ज़ाम देना है, तो आपने अपने फॉर्म भरे हैं, आपने भी अपने फॉर्म भरे हैं, तो वो इतने लाखों बच्चों ने जो फॉर्म भरे हैं, वो सारा डेटा अब ऐसा तो नहीं कि MS एक्सेल की या फाइलों के अंदर जाकर के स्टोर होगा। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन की ज़रूरत होगी। तो हम किस सॉल्यूशन की तरफ दौड़ते हैं? हम सारे डेटा को डेटाबेस के अंदर मैनेज करके रखेंगे। तो इसी डेटाबेस के ऊपर हमारी जो ये आगे की आने वाली चीज़ें, क्लासें होने वाली हैं। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत महसूस हुई कि डेटाबेस की नीड कहाँ पर है। तो यानी कि मैंने आपको नीड के दरवाजे पर ला कर के खड़ा कर दिया है। याद रखना, ये जो सारी ड्रॉबैक्स है ना फाइल्स की, तो यही आपकी एडवांटेज बनेंगी किसकी? डेटाबेस की। तो इसलिए भी आपको इन सारी चीज़ों को पढ़ना है, क्योंकि जो किसी की कमियां हैं वो हम आगे सुधार ला करके उसी की अच्छाइयां बना करके, मतलब ये सारी ड्रॉबैक्स थी ना, तो हमें डेटाबेस की ज़रूरत ही क्यों पड़ती अगर हमें ये ड्रॉबैक्स ना फील होती। तो इन्हीं सारी चीज़ों को एडवांटेज बना दिया हमने डेटाबेस के अंदर कि अब डेटाबेस में कोई रिडंडेंसी होगी नहीं, कोई इनकन्सिस्टेंसी नहीं होगी, कोई डेटा आइसोलेट नहीं होगा, सिक्योरिटी की कोई दिक्कत नहीं होगी। डेटा को एक्सेस करना
बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सॉल्यूशन यहाँ पर निकाले हमारे डेटाबेस के अंदर। एंड यस, हमारे डेटा को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत है जो यहाँ पर होगी, उसी के बारे में हम लोग आगे वाली क्लासेस में बात कर रहे होंगे। एंड तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड यस, डू सब्सक्राइब द चैनल। बिल्कुल आपने सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को ज़रूर शेयर करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।